इस वक्त हम रुक कर लेते हैं। महेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। बहुत बहुत स्वागत है महेश शर्मा जी जी न्यूज में आपका, और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। लेकिन लोगों का भरोसा जीतने के लिए पार्टी की रणनीति क्या रहने वाली है? इस बार बहुत ही कड़ा मुकाबला है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। देखिए, मैं समझता हूं कि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास जताकर अपने क्षेत्र की सेवा करने का मौका दिया है। और प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है विकास, मुझे खुशी है कि मेरे इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में हम लगभग 50,000 करोड़ के विकास के कार्य हम कर पाए। जेवर एयरपोर्ट लाना, 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट लाना, मेट्रो का जाल बनना, ओखला बर्ड सेंचुरी पर इतने कुछ काम किए हैं तो क्षेत्र की जनता, और मैं यहाँ 37 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, तो लोगों का विश्वास और मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और पार्टी में सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में इतना जबरदस्त विश्वास है कि अगर किसी प्रत्याशी में भी कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत है तो लोगों में मोदी जी के प्रति कहीं भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि आज राष्ट्र को नेतृत्व देने की क्षमता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कद के सामने कोई और नेता कहीं भी नहीं टिक पा रहे हैं। और उनमें लोगों का, देश के 132 करोड़ देशवासियों का बहुत मजबूत विश्वास लोग उसमें दिखाएंगे। मैं गांव-गांव जा रहा हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 1100 के करीबन गांव हैं और शहर है करीबन पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा। सभी लोगों ने एक राय से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा ये विश्वास जताया है। लेकिन महेश शर्मा जी, पिछले 2 महीने में अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे हुए यूपी के, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। बहुत से प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया, उनकी आधारशिला रखी गई। लेकिन कुछ लोगों की ये शिकायत है कि चुनावों को देखते हुए ये आखिरी 2 महीने में कहीं ना कहीं ये भरपाई करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, जो लोगों में नाराजगी है। देखिए, मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा पूरे देश भर की, मोदी जी का एक काम ऐसा बता दे जिसकी उन्होंने सिर्फ घोषणा की। उनका पहला मुझे लेसन था कि शिलान्यास नहीं, उद्घाटन की डेट बताया। और मुझे खुशी है कि 12 जो प्रोजेक्ट हमारे आए उनमें से 8 प्रोजेक्टों की हमने शिलान्यास भी हमने किया और उनका उद्घाटन भी, लोकार्पण भी हमने किया। तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी का काम करने का अलग। शर्मा जी, महागठबंधन साथ है, बहन जी के हिस्से में सीट आई है, अखिलेश सपोर्ट करेंगे, कहेंगे यादव वोट बैंक भी ट्रांसफर हो जाए, तो इसका कुछ डर? देखिए, 23 लाख वोट है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, और मैं समझता नहीं कि आज देश के लोग जानते हैं कि कौन मजबूत सरकार दे पाएगा। लोग देवगौड़ा जी, चरण सिंह जी की, इंद्र कुमार गुजराल जी की सरकार का हश्र देख चुके हैं और लोगों को ये विश्वास हुआ है देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश का विकास का मार्ग अगर कहीं सुरक्षित है तो वह नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और बाकी लोग उनके सामने बहुत कहीं कदम छोटे नजर आते हैं। लोग ये देश पहचानते नहीं है क्या कि बहुजन समाजवादी पार्टी कुल 35 सीटों पर लड़ रही है, अखिलेश यादव जी कुल 35 सीटों पर लड़ रहे हैं, 272 सीटें चाहिए देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो लोग इस बात को जानते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, चाहते हैं एक मजबूत सरकार बने। विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो बहुत नजर आ रहे हैं। आज तो कुछ संकेत मायावती जी के ट्वीट से भी नजर आ रहा है कि वो भी इंटरेस्टेड हैं। अब देखिए, मैं उनकी बता रहा हूँ कि वो लड़ी 35 सीटों पर रही, 272 सीटों पर प्रधानमंत्री देश का चुना जाना है, तो 35 सीटें लेकर और मैं इसका तो गठबंधन की बाकी सीटें भी ले लें, 70 सीटें हो जाती। तो यूपी की कुल मिला के वो महागठबंधन 72 सीटों पर लड़ रहा है। तो कौन सा मार्ग है जो उनको प्रधानमंत्री के रास्ते तक ले जा रहा है? खुद वो अभी लोकसभा का चुनाव ना जाने किन कारणों से, मैं उसके विश्लेषण तो नहीं करूंगा, लेकिन क्यों नहीं लड़ रही हैं वो अगर देश के प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं तो। आपके तो अध्यक्ष जी भी इस बार उतर आए मैदान में सर, जो सिपहसालार सेनापति रहे हैं, चाणक्य रहे हैं, उनकी अगुवाई में इस बार क्या कूच होगा? कैसे रिएक्ट करेंगे इससे? क्योंकि ये अपने आप में एक सरप्राइज था, गांधीनगर से अमित शाह का अनाउंसमेंट। देखिए, उनकी लोकप्रियता पूरे देश में इस कदर बढ़ी है, उनके नेतृत्व में एक इतिहास लिखा गया है भारतीय जनता पार्टी ने। 12 करोड़ लोगों की ये पार्टी, पूरे देश के लगभग 70% हिस्से में हमारी सरकारें बनी हैं और देश को एक इंडिपेंडेंट मतलब हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास 282 सीटें और 335 एनटी की सीटें, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी संगठन शक्ति सामने है। और मैं समझता हूँ कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, तो पार्टी के लोगों की भी इच्छा थी और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व ने अच्छा फैसला लिया है तो स्वयं भी चुनाव लड़ेंगे। जी महेश शर्मा जी, इस बार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 74 के पार, वो नारा दे रहे हैं। अमित शाह भी पहले कह चुके हैं कि 71 से 75 हो जाएगा, 70 नहीं होगा। ये बिल्कुल ठीक है। क्या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है पार्टी का? यहाँ भी 75 होगा और वहाँ भी 400 तक जाएंगे, पूरे देश में भी हम 400 तक जाएंगे।
क्योंकि ये सामने जो लोग कॉन्फिडेंस खड़े का हैं- आधार क्या है महेश शर्मा जी? देखिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, कॉन्फिडेंस क्यों है? मैं क्षेत्र के देश के पूरे मंत्री के नाते मैं देश के कोने कोने में भी घूमा हूं और वहां के लोगों का जब राय वो आ रही है तो उसमें ये विश्वास जताया जा रहा है कि राष्ट्र का चुनाव है, प्रधानमंत्री के पद का चुनाव है और उस पद में नरेंद्र मोदी के कद के सामने बाकी कोई भी नेता इतने मजबूती से खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि इससे भी कुछ फर्क पड़ा है। कल प्रधानमंत्री ने तमाम चौकीदारों से बात की कि देखिए चौकीदारों को कैसे हीन नजर से देखा जाता था। प्रधानमंत्री ने खुद ही कह दिया कि मैं भी चौकीदार। उसके बाद जो मुहिम पूरे देश में बनी, जो ट्विटर पर जो संख्या देखी करोड़ों तक पहुंची, आपको लगता है कि आम आदमी में इस चीज का भी काफी असर पड़ा है? जो विपक्ष ने मुद्दा बनाने की कोशिश की थी चौकीदार चोर है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जिसने कहा कि उनको मौका, तो उन्होंने कहा था हर वो पत्थर आप मेरी तरफ जो फेंकोगे उससे मैं इमारत बना दूंगा। तो आज समझिए प्रधानमंत्री जी का ये काम करने का तरीका, क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी को देखा है, खुद सहा है, खाली किताबों में और फिल्मों में नहीं। आज मैं समझता हूँ उस गरीब की दशा समझते हैं और एक चौकीदार की मानसिक भावना समझते हैं। वास्तव के अंदर एक चौकीदार की भावना आहत हुई थी जब किसी चौकीदार को। महेश शर्मा जी, जो काम चायवाला ने 2014 में किया, क्या वही चौकीदार अब करेगा 2019 में? अब देखिए मैं समझता हूँ देशवासियों की भावनाओं को आहत करना और वो भी खास तौर पर अगर कहीं निचले सीढ़ियों पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसकी भावना को आहत कर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। उन्होंने किसानों के लिए काम किया है, चौकीदार के लिए किया है, चाय वालों के लिए किया है, गरीबों के लिए किया है। तो मैं समझता हूँ वो पूरे उस वर्ग को आगे लेकर प्रधानमंत्री आगे बढ़ना चाहते हैं जो वास्तव के अंदर पिछले 70 साल की आजादी में खाली जिन्हें सपने दिखाए जाते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे। हटेगी कैसे गरीबी? आज प्रधानमंत्री जी ने गरीब को घर दिया है, घर में गैस दी है, घर में बिजली दी है, घर में टॉयलेट दिया है, घर के बुजुर्ग को अगर बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक का उसको इलाज दिया है। ये तरीका है गरीबी हटाने का, खाली भाषणों से गरीबी थोड़ी हटती थी।